आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बातचीत थी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत और अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। वहीं 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ है। उस समय भी भारत ने किसी किस्म की मध्यस्थता से इनकार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात व्हाइट हाउस में दोपहर 1 बजे होगी। इस दौरान मीडिया की मौजूदगी नहीं होगी। बता दें कि आसिम मुनीर 14 जून से अमेरिकी यात्रा पर हैं। ट्रंप के साथ उनकी ये मुलाकात पहले से तय थी। हालांकि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान हो रही है। ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार मुनीर ने हाल ही में मई के आखिर में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बाघेरी से मुलाकात की थी, जिनकी 13 जून को इसराइल के हवाई हमले में मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को लेकर कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपने ताज़ा पोस्ट में लिखा है कि बिना शर्त सरेंडर। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा कि हमें पता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारेंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपे हुए हैं। वह एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वहाँ सुरक्षित हैं। ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें अभी हटाने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। वहीं इससे कुछ ही मिनट पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के आसमान पर अब हमारा पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और अन्य रक्षा उपकरण थे और बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वे अमेरिका में बने, डिजाइन किए और तैयार किए गए उपकरणों की बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिर में कहा कि कोई भी इसे अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा है कि ईरान कभी भी इसराइल के साथ सुलह नहीं करेगा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि युद्ध शुरू हो गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद आयतुल्ला अली खामेनेई ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें आतंकवादी ज़ायनिस्ट शासन का कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायनिस्टों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसराइल के विदेश मंत्री गिदियोन सार ने कहा है कि इस्राएली सेना की कार्रवाई का मकसद ईरान की सत्ता को बदलना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का ऐसा नतीजा निकल सकता है, लेकिन यही उसका मकसद नहीं है। गिदियोन सार ने पत्रकारों को बताया कि इसराइल के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। विदेश मंत्री सार के मुताबिक सबसे पहला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना, और यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी कई लक्ष्य बाकी हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब ईरानी हवाई क्षेत्र में इसराइल के लड़ाकू विमानों को बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा कि इसराइल का दूसरा उद्देश्य ईरानी शासन के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना है, और आखिरी इसराइल राष्ट्र को मिटाने की ईरानी योजना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना है। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही दोनों देशों में मरने वालों का नया आंकड़ा भी सामने आया है। गैर लाभकारी संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान दोनों देशों के बीच बमबारी शुरू होने के बाद से हताहतों की संख्याओं पर नजर रख रहा है। संगठन के मुताबिक इसराइली हमलों में 224 आम लोग मारे गए और 188 घायल हुए। वहीं उन्होंने बताया कि ईरान के 109 सैन्य कर्मी भी मारे गए हैं और 123 घायल हुए हैं। इसके अलावा 119 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। संगठन की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इन सभी को मिलाकर 452 लोग मारे गए हैं और 646 घायल हुए हैं। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया अब तक मौतों की संख्या के बारे में चुप है। इसके अलावा इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सोमवार से 154 घायल लोगों को इसराइल के अस्पतालों में ले जाया गया। इसराइल ने दावा किया है कि शुक्रवार से ईरानी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं।
महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने के फैसले के बाद से ही राजनीति तेज थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि क्लास 1 से 3 तक हिंदी को अनिवार्य नहीं रखा जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नया सरकारी निर्णय जारी किया है। सरकारी फैसले के अनुसार क्लास 1 से त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अगर कक्षा में 20 से अधिक छात्र हिंदी की बजाय अन्य भाषा सीखना चाहते हैं तो शिक्षक इसे उपलब्ध कराएंगे या भाषा विषय को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा 2024 के लिए राज्य पाठ्यक्रम योजना के अनुसार मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी अब तीसरी भाषा होगी। अगर ये छात्र हिंदी की बजाय तीसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी एक को सीखने की इच्छा दिखाते हैं तो उन छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में उस भाषा को सीखने की मंजूरी दी जाएगी, बशर्ते स्कूल में कक्षावार ऐसे छात्रों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए जो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की बजाय अन्य भाषाएं सीखने की इच्छा दिखाते हैं, वरना वह भाषा ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सभी माध्यम के स्कूलों में मराठी अनिवार्य भाषा होगी। मणिपुर में हाल ही में आई बाढ़, लगातार हो रही बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से राज्य में काफी नुकसान हुआ है। काकचिंग जिले में मौसमी फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों की कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। नुकसान की भरपाई के लिए किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारियों ने किसानों को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने करीब 40 प्रभावित किसानों से उपज खरीदी है। इसका पैसा भी किसानों को दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मणिपुर में बाढ़ और बारिश की वजह से 1,65,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 35,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और साथ ही राज्य में तकरीबन 116 हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कनाडा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ शानदार बैठक हुई। G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्हें और कनाडा सरकार को बधाई दी। भारत और कनाडा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन में दृढ़ विश्वास से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्नी और मैं भारत और कनाडा मैत्री को गति देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, उर्वरक और अन्य क्षेत्र इस संबंध में अपार संभावनाएं देते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी को स्वाभाविक और सुसंगत बताया और कहा कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 से हर G7 में भाग लिया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार, भारतीय प्रौद्योगिकी की गतिशीलता, G20 के साथ भारत की नेतृत्वकारी स्थिति को दर्शाता है। इसलिए G7 के अध्यक्ष के रूप में उस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी पूरी तरह से स्वाभाविक और सुसंगत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति होगी। आज की बैठक द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। यह विचारों के आदान प्रदान के लिए आधारभूत, आवश्यक आपसी सम्मान, संप्रभुता, विश्वास के आधार पर संबंधों को फिर से बनाने के लिए आवश्यक नींव प्रदान करने के लिए एक समझौता था। कनाडा के पीएम की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने नए उच्चायुक्तों को नामित करने पर सहमति जताई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.